से पहले आप लोग थीम लिख लें। जो मेजर थीम है जहां से डिफरेंट ऐसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले जी, पीस। पीस के बाद एजुकेशन। आज मैं बताऊंगा थीम और टॉपिक में फर्क क्या होता है। ठीक है, ये भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एजुकेशन के बाद इकॉनमी। इकॉनमी के बाद आप कर ले जी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद मीडिया। मीडिया के बाद डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बाद जनाब कर लें गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के बाद आईटी या टेक्नोलॉजी। आईटी या टेक्नोलॉजी। उसके बाद जेंडर। जेंडर लिख लें। फिर आप अगला थीम लिख लें इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट के बाद पोल्यूशन। पोल्यूशन के बाद आप सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज के बाद वाटर। वाटर स्केर्सिटी, वाटर डिक्रीज इंक्रीज सारा हो रहा होता है। उसके बाद आपके इंटरनेशनल अफेयर, जिसमें आजकल आपके करंट अफेयर के भी ऐसे दो लास्ट टाइम बन चुके हैं। पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट, और आने वाले दिनों में गाजा और इसराइल का मीडिएशन करवाया यूएसए ने। उसके बाद यूएनओ के रोल और इसकी वर्किंग पे क्वेश्चन बनते हैं, और एनजीओज पे, डिफरेंट एनजीओज पे क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारे हैं जी मेजर थीम। फॉर एग्जांपल पीस है। आजकल अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इशू चल रहा है, टेररिज्म पे क्वेश्चन आता है, जिधर से भी आए वो पीस पे बात करेगा। एजुकेशन पे बात करता है तो वो एजुकेशन को भी लेके चलेगा। इकॉनमी है, पॉपुलेशन है, मीडिया है, डेमोक्रेसी है, गुड गवर्नेंस है, आईटी टेक्नोलॉजी है, जेंडर है, इन्वायरमेंट है, पोल्यूशन है, सोशल इशू है, वाटर है, इंटरनेशनल अफेयर है, यूएनओ एंड एनजीओ थे। ये हमारे थे कुछ थीम जिससे हमेशा ऐसे पूछे जाते हैं, जिससे हमेशा ऐसे बनते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि थीम और टॉपिक में क्या फर्क होता है। अब हम डिस्कस करते हैं टॉपिक। थीम ऊपर हो गए हमारे। अब वर्सेस टॉपिक पे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहीं से एक थीम लेते हैं। मैंने थीम ले लिया जी एजुकेशन। एजुकेशन मैंने क्या ले लिया जी, एक थीम ले लिया, इसी ऊपर जो मैंने लिखवाया हुआ था। अब इस एजुकेशन से कितने टॉपिक वो ब्रेक करके ड्रा कर सकता है, जरा वो देखते हैं। यही एजुकेशन था। अब देखते हैं। अब वो आपको बात कर सकता है क्वालिटी एजुकेशन पे, कि क्वालिटी एजुकेशन पे ऐसे लिखें। वो आपको कह सकता है कि को एजुकेशन पे ऐसे लिखें, आपको लिखना पड़ेगा। वो आपको कह सकता है वीमेन एजुकेशन पे ऐसे लिखें, आपको लिखना पड़ेगा। वो आपको क्लासरूम का कह देता है, क्लासरूम पे भी आपको लिखना पड़ेगा। वो आपको कह देता है टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन पे भी आपको ऐसे लिखना होगा। वो आपको कह देता है इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, तो इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन पे भी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह मैं एक और यहाँ से थीम लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जेंडर। ठीक है। अब ये जो जेंडर है, ये भी एक थीम है। अब जेंडर से देखना कितने ऐसे बनते। वो कहता है जी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर है, डिस्क्रिमिनेशन पे ऐसे लिखें, हमें लिखना पड़ेगा। वो कहता है जी वीमेन राइट, हमें वीमेन राइट पे भी ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी जेंडर पे आता है। वो कहता है जी वीमेन एजुकेशन,
ये भी जेंडर में आ जाता है, एजुकेशन में भी इसको हमने डिस्कस किया। वो कहता है स्टेटस ऑफ वीमेन इन इस्लाम, स्टेटस ऑफ वीमेन इन इस्लाम, हमें उससे भी बात करना पड़ेगा। वो कहता है जी जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ और रियलिटी, ये हमेशा आता है, इज अ मिथ और रियलिटी, इस पे भी हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। हमने यहां से ये सीखा कि जनाब थीम और टॉपिक में फर्क क्या है। हमारे पास मेजर यही थीम है, ठीक है। अब डेमोक्रेसी पे या गुड गवर्नेंस पे, अक्सर बैड गवर्नेंस पे क्वेश्चन बन रहा होता है, बैड गवर्नेंस पे सवाल बन रहे होते हैं। आप लोगों ने देखे भी होंगे, बैड गवर्नेंस पे आ भी रहा होता है। अगर हमने गवर्नेंस को एक कोई अच्छे से कर लिया तो इट मीन्स हमारा हो जाएगा। अब अगला आपका सवाल ये होगा कि ये जो टॉपिक कितने लिखे हुए हैं इनको हमने करना कैसे। आप एक ही एजुकेशन को उठाएं, एजुकेशन को आप ब्रेक कर ले कि एजुकेशन में क्या क्या आता है, क्वालिटीज भी उसकी कर लें, को एजुकेशन पे भी बात कर लें, वीमेन एजुकेशन पे भी बात कर लें, मेन एजुकेशन पे भी बात कर लें, आप उसकी इम्प्रूवमेंट पे भी बात कर लें, टेक्निकल पे भी कर लें। इन सारे की क्या कर लें, एक रजिस्टर पे आप एजुकेशन का हेडिंग दें। एजुकेशन की हेडिंग दे के उसमें जितने भी फैक्ट्स हैं उनको सारों को क्या कर लें, नोट कर लें। वो आपकी क्या बन जाएगी, फैक्ट बुक बन जाएगी। एक दिन में ही एजुकेशन पे लगाएं, एक दिन आप पूरा लगाएं। उस पे आप पीस पे निकालें, एजुकेशन पे निकालें, इकोनॉमी पे, पॉपुलेशन पे, पोल्यूशन पे, डेमोक्रेसी पे, गुड गवर्नेंस पे, आईटी पे, टेक्नोलॉजी पे, जेंडर पे, इन्वायरमेंट पे, सोशल इश्यूज पे, वाटर पे, इंटरनेशनल अफेयर पे, एनजीओ पे, और एनजीओ और यूएन पे आप बैठे एक दिन उसकी फैक्ट बुक बना लें। एक वीक लगा लें, चलो एक दिन तो आप नहीं कर सकते, एक वीक लगा के इस पे क्या करें, एक फैक्ट बुक बना लें, टॉपिक को मेंशन करें, उसका डेटा उठा के वहां पे पुट कर दें, कर लें। ये मैं एक लॉन्ग टर्म रोड मैप दे रहा हूँ। लास्ट पे एसडीओ के लिए हम बात करेंगे तफसीली। ये तो हमारे आउटस्टैंडिंग, इसी को मैंने थीम को ब्रेक करके आप लोगों को टॉपिक बना के दिए कि कैसे टॉपिक बनते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि जनाब टॉपिक भी आ गया, थीम भी आ गया। अब ये जो सवाल अक्सर एक मिथ बनी हुई है कि माइंड मैपिंग करनी होती है हमने, ठीक है, माइंड मैपिंग या ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है टेक्निक, ये क्या है, ये कैसे हमने करनी होती है, इसका क्या तरीकाकार होता है। अरे भाई इसके बारे में कुछ बताओ। हाँ, इसको भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टॉपिक लेता हूं यहां से। मैंने कहा कि द, ये ऐसे आपको आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल द इम्प्रूवमेंट ऑफ, द इम्प्रूवमेंट ऑफ, द इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, द इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम। अगर ये आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है कि इस पे ऐसे लिखो, तो आपने कैसे इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। आप लेड पेंसिल लेंगे, रफ पेज पे चले जाएंगे, आप कहेंगे कि जनाब एक तो द इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम में नंबर वन टाइप्स ऑफ एजुकेशन की बात करना चाहता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ एजुकेशन की बात करना चाहता है। फिर वो यहां से मेंटोरिंग एंड मॉनिटरिंग की बात करना चाहता है कि जनाब मेंटोर अच्छे होने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो अच्छा होना चाहिए, लोग पढ़े लिखे होने चाहिए, लोगों को जो चेक एंड बैलेंस है वो किया जाए, टीचरों के ऊपर निगहदाश्त को अच्छा किया जाए। फिर असेसमेंट जो है वो होनी चाहिए, असेसमेंट एंड पॉलिसीज जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, टीचरों की भी असेसमेंट हो रही हो, स्टूडेंट्स की भी हो रही हो। फिर इसमें रोल ऑफ सोसाइटी, कि जो सोसाइटी है उसका रोल क्या है, वो क्या चाहती है, पॉजिटिव रोल है, नेगेटिव रोल है, उस पर भी बात करें। उसके बाद फिर गुड गवर्नेंस पे बात करें कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है, उसकी पॉलिसी क्या है, इसके बारे में उस पर भी बात करें। फिर जो हमारा मीडिया का रोल है वो क्या है, वो भी इसमें आप डिस्कस करें। फिर हमारा जो मजहब है, रिलीजन है, वो क्या कहता है तालीम के बारे में, उसको डिस्कस करें। फिर आप तालीम को बेहतर करने की वजह से जो इकॉनमी पे इफेक्ट या इम्पैक्ट आएंगे वो इकॉनमी को भी डिस्कस करेंगे।
ठीक है। और फिर जो स्टेम है आपका, ठीक है, ये टीचरों को स्टेम की ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, वो भी डिस्कस करें। ये आपने एक ब्रेन स्टॉर्मिंग कर ली, एक आपके पास टॉपिक आया द इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम, आपने इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन में कहा कि जी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें तो टाइप्स ऑफ एजुकेशन डिफरेंट तरह की लेके आनी चाहिए, हमें उसकी मॉनिटरिंग को अच्छा करना चाहिए, मेंटोर अच्छे होने चाहिए, टीचरों की असेसमेंट होनी चाहिए, स्टूडेंट्स की असेसमेंट होनी चाहिए, पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए, रोल ऑफ सोसाइटीज अच्छा होना चाहिए, गुड गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए, मीडिया जो है वो पॉजिटिव चीज़ों को दिखाए, नेगेटिव चीज़ों को ना दिखाए, और जो जहाँ पे जिस चीज़ की कमी है उसको उजागर करे, मजहब का किरदार होना चाहिए, इकोनॉमी इससे बेहतर होगी, ठीक है, और ट्रेनिंग्स अच्छी हो जाएगी। यहाँ तक तो बात ये भी समझ आ गई कि जनाब किसी ना किसी हद तक हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग कर ली। अब आगे हमारी आ जाती है कि जी आउटलाइंस जो है, सवाल ये बनता है कि जो आउटलाइंस है इसमें जो हमने पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं, मैं आज को एक दो टॉपिक्स की आपको जो इंपॉर्टेंट है उस पर आउटलाइन भी बनवा के जाऊंगा। आउटलाइन में कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हरगज नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये रूल्स हैं, रूल्स हमेशा याद रखनी है, ये इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों का सवाल है, जिन बच्चों का, वो यहाँ से क्लियर करें। एक तो जो आउटलाइन है वो किस में होनी चाहिए, शुड बी इन फ्रेज, हमेशा आउटलाइन आपकी फ्रेजेस में होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो आउटलाइन है उसमें नो यूज ऑफ एक्रोनिम, एक्रोनिम आपने कोई भी यूज नहीं करना, आप HEC लिख देते हैं, आप IT लिख देते हैं, आप PHP लिख देते हैं, इस तरह का कोई एक्रोनिम आपने आउटलाइन में नहीं इस्तेमाल करना, हरगिज पूरे ऐसे में भी नहीं करना। अगर करना है तो पहले उसका एब्रीवेशन लिख के आगे इसको छोटी ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आउटलाइन में आपने नो टू लेंथी सेंटेंस, कि जो वो लोग एक साइड से शुरू करते हैं वो दो चार फिकरात ऐसे बना देते हैं, आउटलाइन में लेंथी सेंटेंस से नहीं होना चाहिए। उसके बाद नो ग्रामर एरर, ग्रामर का एरर भी आपका ना हो। उसके बाद नो पंक्चुएशन एरर, पंक्चुएशन एरर भी नहीं होना चाहिए। अच्छी आउटलाइन लिखने के लिए आउटलाइन हमेशा फ्रेजेस में लिखें, लंबे लंबे लेंथी सेंटेंस ना बनाएं, एक्रोनिम इस्तेमाल ना करें, ठीक है, और उसके साथ साथ पंक्चुएशन भी आपके करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे होते हैं, आप लोग उसमें क्या बता रहे होते थे, काजेज बता रहे होते हैं, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे होते हैं, ठीक है, और लास्ट पे आप उसके क्या बता रहे होते हैं, रेमडीज बता रहे होते हैं या वे फॉरवर्ड बता रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज ही है, ठीक है, आप इसके बताना चाहते हैं काजेज, तो हमेशा पूरा सेंटेंस आपने आउटलाइन की जब मेजर हेडिंग बनानी है तो आपने लिखना है काजेज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। जब आपने इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताने, आपने लिखना है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्लाइमेट चेंज, रेमडीज या वे फॉरवर्ड ऑफ द क्लाइमेट चेंज। जिस आप टॉपिक को एड्रेस कर रहे हैं उसका आउटलाइन में आपने प्रॉपर एक व्यू देना है। उसके बाद आपके ऐसे का आ जाता है स्ट्रक्चर। जो ऐसे का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपका आता है जी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आपका आता है बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ के बाद आता है आपका कंक्लूजन, ठीक है, ये आपका एक है स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये जो इंट्रोडक्शन है इसको आप दो टेक्निक से लिखते हैं, दो टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, मैं वो बताता हूँ। नंबर वन, आप डिडक्टिव टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, डिडक्टिव अप्रोच। और नंबर टू, आप इन डिडक्टिव अप्रोच इस्तेमाल करते हैं।
डिडक्टिव अप्रोच मीन आप जर्नल टू स्पेसिफिक बात करना चाहते हैं, जर्नल टू स्पेसिफिक। इन डिडक्टिव में आप स्पेसिफिक टू जर्नल बात करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जर्नल टू स्पेसिफिक, आपने जी कोई एक वाकया नोट किया, वाकया के बाद आपने उस पे कोई जो वो वाकया है वो प्रॉपर बयान करने के बाद, ठीक है, आपने एक दो उस पे सवाल उठाए, सवाल उठाने के बाद फिर उसके जवाब दिए, जवाब देने के बाद आपने जनाब उस मैटर को थोड़ा सा डिस्कस किया, डिस्कस करने के बाद आपने एक उम्मीद दी और आपका इंट्रोडक्शन जो था वो क्लोज हो गया। यहाँ पे आपने शुरू से बात स्पेसिफिक करनी है, स्पेसिफिक करते हुए बाद में लास्ट पे जर्नल कर देनी है। जो डिडक्टिव है जर्नल टू स्पेसिफिक, पहले आपने बात जर्नल रखनी है, जर्नल करते हुए लास्ट पे जाके स्पेसिफिक कर देनी, टॉपिक को डिस्कस करना और एक उम्मीद जो है वो जाहिर कर देनी। मैं लास्ट पे आप लोगों को जर्नल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जर्नल है एक टॉपिक भी करवाऊंगा। उसके बाद आपकी आ जाती है जी थीसिस स्टेटमेंट। हम पहले पार्ट्स को और प्रॉपर स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक लिखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। ये जो थीसिस स्टेटमेंट होती है इसको आप हेडिंग दे सकते हैं थीम ऑफ ऐसे भी, थीसिस स्टेटमेंट लिख दें या थीम ऑफ ऐसे लिख दें, दोनों बातें ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट या कुछ मेंटोर जो है वो ये इस चीज पे यकीन रखते हैं कि जी थीसिस स्टेटमेंट देनी चाहिए, कुछ कहते हैं जो थीसिस स्टेटमेंट है वो नहीं देनी चाहिए। थीसिस स्टेटमेंट अगर आपको आती है आप दें, अगर नहीं आती तो आप बिल्कुल ना दें, इस पे आपको कोई इतनी जो है जहमत करने की जरूरत नहीं है। थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है, ये यूअर स्टांस होता है। क्या होता है, आपका स्टांस होता है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे आया हुआ था पीएमएस में, मैं इसी पे एक स्टांस क्रिएट करवाने की कोशिश करता हूँ। वो था जी राइज ऑफ कंपेटिटिव, राइज ऑफ कंपेटिटिव एग्जामिनेशन, कल्चर empowering or strengthening यूज। अब आपका इस पे स्टांस है, आप कहते हैं कि जी जो रोल ऑफ कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है वो कल्चर में क्या करता है जी, वो तो यूथ को क्या कर रहा है, एम्पावर कर रहा है। ठीक है, एक बंदा कह रहा है कि वो जो है वो स्ट्रेस दे रहा है, एग्जामिनर दोनों को पास करेगा। ठीक है, दोनों उस पे अपना स्टांस लेंगे, अपने आर्गूमेंट देंगे, अगले बंदे को कायल करेंगे, एग्जामिनर दोनों से कायल होगा, दोनों को पास करेगा। ये नहीं है कि एक ने कहा जी कि ये जो कंपेटिटिव एग्जाम है ये लोगों को, बच्चों को स्ट्रेस दे रहा है, नहीं, उसको भी फेल नहीं करेगा। अगर वो स्ट्रेस पे बात कर रहा है तो वो उसके हक में जितने भी उसके पास आर्गूमेंट्स होंगे, उसके पास अच्छा डेटा होगा, वो पुट करेगा, एग्जामिनर को कायल करेगा कि ये मेरे पास केस स्टडीज है, केस इन पॉइंट है, ये मेरा स्टांस है। वो स्टांस लेगा और उस पे कायम रहेगा, आखिरी दम तक कायम रहेगा, एग्जामिनर को कायल कर देगा। एक कहेगा कि जी जो कंपेटिटिव एग्जाम है वो यूथ को क्या करता है जी, वो यूथ को जनाब क्या करता है, इंपावरिंग करता है। वो उस पर स्टांस लेगा, वो अच्छे अच्छे जो हमारे कंपेटिटर हैं, जो आने वाले दिनों में जिन्होंने पीएमएस में सीएसएस में पोजीशनें ली हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, उनका नाम मेंशन करेगा, कोई और अच्छी एग्जांपल कोट करेगा, वो भी पास हो जाएगा। क्योंकि आपने जो थीसिस स्टेटमेंट देनी है उसमें स्टांस लेना है। फॉर एग्जांपल आप थीसिस स्टेटमेंट यही दे देते हैं, एक बंदे का स्टांस यस में, एक का नो में, कि राइज ऑफ कंपेटिटिव एग्जामिनेशन, कल्चरल एम्पावरिंग टू यूथ या इज यूथ, इतना करके बात खत्म कर देते हैं। आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट होगी ये पैराग्राफ नहीं होगा, ये 2 और 3 लाइंस होगी, जिसमें आपने अपना स्टांस जो है वो क्लियर करना है कि आपका स्टांस किस बात पे, आप उस टॉपिक की नेगेशन कर रहे हैं या उसके स्टांस के हक में आप क्या चाहते हैं। आपने वो थीसिस स्टेटमेंट 2 या 3 लाइन में अपना स्टांस क्लियर करना है। अब कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि ये जो थीसिस स्टेटमेंट होती है, हम जब लिखते हैं, पहला यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखते हैं,
इंट्रोडक्शन के बाद 1.1 हम दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं क्लाइमेट चेंज पे बात करता हूँ कि ओवरव्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ओवरव्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज और 1.2 जो है वो मेरी आ जाती थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो यहीं आउटलाइन में यहीं पे दो कॉलन लगा के अपनी थीसिस स्टेटमेंट जो है वो लिख देते हैं। यहीं पे भी लिख दें, टू गुड है। अगर वो आउटलाइन मुकम्मल कर लें कंक्लूजन के बाद, ठीक है, कंक्लूजन के बाद जब अपना इंट्रोडक्शन पैराग्राफ स्टार्ट कर लें, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखने के बाद जब इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए, उसके आखिर पर 3 या 2 या 3 लाइन जो उनकी होगी थीसिस स्टेटमेंट, वो भी पुट कर सकते हैं। दोनों मेथड है, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। आप वो जो लाइंस हैं वो यहीं पे स्टांस लेके डिस्कस करना चाहते हैं, या वो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के नीचे लिखना चाहते हैं। नीचे लिखने का फायदा ये हो जाता है कि अगर आपका जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है वो अच्छा है, तो वो नीचे जो है वो नज़रअंदाज हो जाती है किसी हद तक, अगर कोई हमारी इतनी भी अच्छी थीसिस स्टेटमेंट ना हो तो। अगर आपको थीसिस स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता है, नहीं बनानी आ रही, माइंड नहीं काम कर रहा, तो वो यहाँ पे आप आउटलाइन में उसको लिखे ही ना, उमट कर दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि थीसिस स्टेटमेंट लाजमी होगी तो आप पास होंगे, अदरवाइज फेल हो जाएंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर किसी बच्चे की मर्जी है, वो देना चाहता है, तो फिर वो प्रॉपर अपना स्टांस ले, और ऐसा स्टांस ले जिससे आपका एग्जामिनर जो है वो आपसे कायल हो जाए। उसके बाद फिर सवाल आ जाता है कि जो हम बॉडी के पैराग्राफ लिखते हैं, बॉडी पैराग्राफ बनाते हैं, ठीक है, उसके बारे में। बॉडी पैराग्राफ जो है, इसमें आपने डेटा यूज करना होता है जी, वैलिड डेटा। उसके बाद फैक्चुअल डेटा हो, ठीक है। ये डेटा जो वैलिड और फैक्चुअल डेटा, ये हमने लेना कहाँ से? आप वैलिड वेबसाइट को डिस्कस करेंगे, आप आर्टिकल्स देखेंगे, आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, उसके बाद आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, आप न्यूज़ के कॉलम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप डिफरेंट एनजीओज जो है उसकी वेबसाइट को रिसर्च करेंगे, उसके बाद अब पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स उसको डिस्कस करेंगे, वहाँ से डेटा जो है वो उठा के लिखेंगे। ये जिस टॉपिक के रिलेटेड आपको चाहिए होगा, आप गूगल करेंगे, वैलिड डेटा जो है, वैलिड रिसर्च पेपर जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ऐसे को लिखते हुए कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी, उस पर बात करते हैं। ये यहाँ पे आप लिख लें, डोंट यूज। ये वाला काम आपने किसी सूरत में भी नहीं करना। नंबर 1, नो एक्रोनिम। एक्रोनिम अगर लिखना है, आपने लिखा है HEC फॉर एग्जांपल, तो पीछे लिखे हायर एजुकेशन कमीशन और आगे ब्रैकेट में HEC लिख दें, ठीक है। उसके बाद नो यूज ऑफ प्रोनाउन। आपने प्रोनाउन किसी सूरत भी इस्तेमाल नहीं करना, प्रोनाउन नहीं इस्तेमाल करना। उसके बाद ईडियम। ईडीएम अगर कोई यूज करना भी है तो अकॉर्डिंग टू नीड, किसी कंक्लूजन में या किसी बॉडी पैराग्राफ में एक आधा कर लें। ये नहीं हो कि हर ही पैराग्राफ में कोई 10-12 ईडीएम आप घुसेड़ दे, ये काम कभी भी ना कीजिएगा। ना दें तो बहुत अच्छा है, अगर दें तो कोई एक आधा ईडीएम हो पूरे ऐसे में। उसके बाद नो यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का आपने इस्तेमाल हरगिज नहीं करना। उसके बाद आपने नो एक्सेसिव यूज ऑफ नरेशन। एक्सेसिव यूज ऑफ नरेशन का इस्तेमाल भी आपने हरगिज नहीं करना। उसके बाद आपने हमेशा इस चीज से दूर रहना, अवॉइड ऑफ कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस।
कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कभी भी नहीं बनाने के। एक बात शुरू कर ली है, ये क्लाइमेट चेंज इज अ वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बीइंग एंड द एनिमल्स, फॉर द एग्रीकल्चर, बात आपकी खत्म ही नहीं हो रही। और एग्जामिनर ढूंढ रहा है कि भाईजान फुल स्टॉप कहाँ पे ये बंदा लगाना चाह रहा है, और बीच बीच में से निकालते जा रहे हैं, पूरा पैरा लिख दिया। ये काम कभी भी नहीं करना है। हमेशा इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। ये बात आपका ओवरऑल ऐसे के लिए। उसके बाद आपका आ जाता है जी कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने क्या क्या करना होता है? कंक्लूजन जो है, एक तो आपका होना चाहिए जनाब कंस्ट्रक्टिव, और दूसरा होना चाहिए प्रोडक्टिव। कंस्ट्रक्टिव भी होना चाहिए, प्रोडक्टिव भी होना चाहिए। और हमेशा कंक्लूजन में आपने जो टेक्निक इस्तेमाल करनी, जो अप्रोच लेनी, जो स्टांस है, वो ऑप्टिमिस्टिक हो। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए आपकी कंक्लूजन में। ये नहीं है कि आपने कंक्लूजन में अगले बंदे को बेड़ा ही गर्क कर देना, ये काम नहीं करना। ठीक है। और हमेशा कंक्लूजन लिखते वक्त इन चीजों से अवॉइड करना है। कंक्लूजन लिखते वक्त इन चीजों से अवॉइड करना है। कौन कौन सी, वो भी नोट कर ले। एज आई थिंक, ये कभी इस्तेमाल नहीं करना। एज आई सजेस्ट, ये कभी इस्तेमाल नहीं करना। एज आई लाइक, ये कभी इस्तेमाल नहीं करना। एज आई रिकमेंडेड, ये कभी इस्तेमाल नहीं करना। एज पर माई नॉलेज, ये कभी इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। उसके बाद एज पर माई एक्सपीरियंस, ये कभी इस्तेमाल नहीं करना आप लोगों ने। सेकंड क्लास में मैं आप लोगों को 3-4 टॉपिक की आउटलाइन बनवाऊंगा, और मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक 10 बताऊंगा, जो मैंने अपने बाकी स्टूडेंट्स को बताए हैं कि ये हम करेंगे, और इसी को बार बार रिवीजन करेंगे, ताकि जो पेरा का हमारा पेपर है वो अच्छा हो सके। जो आज की क्लास थी, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। मैंने आप लोगों को थीम बताया कि ऐसे के कौन कौन से थीम है। उसके बाद थीम वर्सेस टॉपिक में मैंने फर्क करके बताया कि टॉपिक कैसे होते हैं, थीम कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं। फिर माइंड मैपिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में बताया कि रफ पेज होता है, लेड पेंसिल के साथ शीट के आखिरी पेज पे आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर ले, वहां पे अपनी जो है लेड पेंसिल के साथ रफ आउटलाइन बना ले। बनाने के बाद उसको नीट कर ले, नीट करने के बाद अपना जो है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ अपना स्टार्ट कर ले। उसके बाद आउटलाइन के मैंने रूल बताया कि शुड बी इन अ फ्रेज होनी चाहिए, फ्रेजेस का हमेशा इस्तेमाल होना चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए। मैं अभी बनवाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। एक्रोनिम इस्तेमाल नहीं करना, लेंथी सेंटेंस नहीं होने चाहिए, ग्रामर की गलती नहीं होनी चाहिए, पंक्चुएशन एरर नहीं होने चाहिए। फिर अगर आपके कोई आउटलाइन या टॉपिक ऐसा है जिसमें काजेज, कॉन्सिक्वेंसेज एंड वे फॉरवर्ड की बात होगी, तो आपने जस्ट काजेज की हेडिंग नहीं देनी आउटलाइन में। आपने बताना है कि फॉर एग्जांपल काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज है, काजेज ऑफ एजुकेशन है, काजेज ऑफ हेल्थ सेक्टर है, जो भी हो, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एजुकेशन है या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टेररिज्म है, जो भी हो, उस प्रॉपर टॉपिक को एड्रेस करना है। या रेमडी या वे फॉरवर्ड हो तो प्रॉपर टॉपिक को साथ उसके नथी करके लिखना है। फिर मैंने कहा कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी पैराग्राफ होते हैं, उसके बाद कंक्लूजन होता है, ये हमारा ऐसे का स्ट्रक्चर होता है। फिर मैंने कहा कि जो आपकी आउटलाइन होती है, जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है, उसकी दो अप्रोचेज होती हैं। एक डिडक्टिव अप्रोच होती है जिसको हम कहते हैं जेंडर टू स्पेसिफिक, जर्नल टू स्पेसिफिक। एक इन डिडक्टिव अप्रोच होती है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक टू जर्नल। फिर मैंने उस पर थीसिस स्टेटमेंट के बारे में बताया कि थीसिस स्टेटमेंट आपका स्टांस होता है, आप उसकी जो टॉपिक है उसकी नफी करना चाहते हैं, उसके हक में बात करना चाहते हैं, आपका जो स्टांस होगा वो आपके ऐसे को पूरे को लेके चलेगा। और थीसिस स्टेटमेंट आप चाहें तो वही इंट्रोडक्शन वाली जो हेडिंग है यहीं पे दे, लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख लें, या आप पूरा जो है आउटलाइन बनाने के बाद इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखते हैं, तो उसके लाइन लास्ट पे 3-4 जो लाइन है वो ज्यादा से ज्यादा आप 2 या 3 लाइन में मैक्सिमम, या 3.5 लाइन तक अपना जो है वो थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। फिर मैंने कहा कि जो बाकी पैराग्राफ्स हैं उसके लिए आपको वैलिड कंटेंट की जरूरत है, फैक्चुअल डेटा होना चाहिए,
जो ओरिजिनल वेबसाइट्स हैं, रिसर्च पेपर हैं, रिपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, न्यूज़ हैं, आर्टिकल्स हैं, कॉलम्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, रिसर्च पेपर हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, वहाँ से आपको डेटा ओरिजिनल मिल जाएगा। वो उठा के आपने अपने पास एक फैक्ट बुक बना लेनी, उसी को इस्तेमाल करना है। फिर मैंने आप लोगों को ये कहा कि डोंट यूज ये, कि एक्रोनिम यूज नहीं करना, प्रोनाउन यूज नहीं करना, ईडीएम का मिनिमम इस्तेमाल करना, एक आधा ईडीएम है, ज्यादा ईडीएम आपके ऐसे के बॉडी पैराग्राफ में नहीं आने चाहिए, फिगर ऑफ स्पीच नहीं होना चाहिए, नो एक्सेसिव यूज ऑफ नरेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने से अवॉइड करें, छोटे छोटे खूबसूरत से फिक्रात बनाए ताकि अगला बंदा जल्दी से बात को समझे, और ऐसे अल्फाज का चुनाव करें कि एग्जामिनर उस बात को समझ सके, ठीक है, आपकी दलील को समझे और आपको पास करे। ऐसा ना कहें कि वो खप जाए और क्रॉस करके आगे निकल जाए, ऐसा हरगिज काम ना करें। कंक्लूजन में मैंने कहा कि कंस्ट्रक्टिव भी होना चाहिए, प्रोडक्टिव भी होना चाहिए, और हमेशा जो अप्रोच इसमें इस्तेमाल करें कंक्लूजन में वो ऑप्टिमिस्टिक हो, किसी को उम्मीद दे, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ लिखें। और इसमें आपने कंक्लूजन लिखते वक्त एज आई थिंक, एज आई सजेस्ट, एज आई लाइक, एज आई रिकमेंडेड, एज पर माई नॉलेज या एज पर एक्सपीरियंस, माई एक्सपीरियंस, ये इस्तेमाल नहीं करना। ये था कुछ ऐसे के बारे में आपको समझाना कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी, वो आपकी गलतियां जो हैं ताकि वो दुरुस्त कर लें। अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को इंशाल्लाह